नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नमन रिचारिया और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी YouTube चैनल देवेंद्र रिचारिया केमिस्ट्री पर। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे डॉपलर प्रभाव। अभी तो मैंने हेडिंग ही नहीं डाली। आज हम पढ़ेंगे डॉपलर इफेक्ट्स। क्या होता है डॉपलर इफेक्ट्स? जब श्रोता यानी कि ऑब्जर्वर और स्रोत यानी कि सोर्स दोनों आपस में म्यूचुअली एक्शंस लेते हैं, एक रिलेटिव मोशन होती है उनमें, तो डॉपलर इफेक्ट यानी कि डॉपलर प्रभाव किस तरीके से काम करता है। तो आज का हमारा गोल क्या है? डॉपलर प्रभाव। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं, यानी कि अंग्रेजों की भाषा में हम इसको बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज हम डॉपलर इफेक्ट्स। तो हम क्या लिखेंगे डॉपलर प्रभाव के बारे में कि डॉपलर प्रभाव क्या होता है? जब श्रोता यहां पर हमारे पास है लिसनर या ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वर। तो श्रोता एवं स्रोत क्या है? जो साउंड उत्पन्न कर रहा, यानी कि सोर्स जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो इन दोनों के मध्य मैंने अभी क्या बोला कि जब श्रोता और स्रोत यानी कि ऑब्जर्वर एंड सोर्स के बीच आपेक्षिक गति होती है। आपेक्षिक गति बोले तो रिलेटिव मोशन। आपेक्षिक गति यानी कि रिलेटिव मोशन होती है। तो श्रोता द्वारा सुनी जाने वाली यानी कि ऑब्जर्वर द्वारा सुनी जाने वाली आवृत्ति में, हमें ये लिखते जाएंगे अभी डॉपलर प्रभाव के बारे में। आवृत्ति में, तो श्रोता द्वारा सुनी जाने वाली आवृत्ति में उत्पन्न परिवर्तन को, यानी कि जो चेंज प्रोड्यूस होता है, एक्सचेंज उत्पन्न परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? अब आप नाम दे दीजिए, डॉपलर प्रभाव कहते हैं, यानी कि डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। तो आप इंग्लिश में भी नाम दे दीजिए और हिंदी में भी नाम दे दीजिए, ठीक है। एक बार शुरू से पढ़ लें। जब श्रोता यानी कि ऑब्जर्वर और स्रोत यानी कि सोर्स दोनों के बीच क्या होती है? आपेक्षिक गति होती है, यानी कि रिलेटिव मोशन होती है। हो सकता है कि श्रोता यानी कि जो ऑब्जर्वर है वो स्रोत की तरफ मोशन करे, यानी कि जिस डायरेक्शन में सोर्स है उस डायरेक्शन में वो जाए, या फिर हो सकता है कि दोनों स्थिर हो। दोनों तो नहीं होंगे, तो हो सकता है ऑब्जर्वर जो है लोकेट हो एक जगह और जो सोर्स यानी कि सोर्स क्या है? जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो सोर्स यानी कि वो स्रोत मोशन करे, उस ऑब्जर्वर की तरफ जाए। तो कई कंडीशंस सेटिस्फाई हो सकती हैं। अच्छा, अब दो चीजों की कहानी है। पहले तो आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। पहले आप इसको लिख लीजिए फ्रेंड्स। मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स लिख रहा हूं, आप भूलना मत कभी। क्या? जब श्रोता गति करे, यानी कि जब ऑब्जर्वर मोशन करे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, श्रोता यानी कि ऑब्जर्वर मोशन करता है। मैं मान लो ऑब्जर्वर हूं, तो जब श्रोता गति करता है तो ध्वनि यानी कि जो साउंड है जो हम सुनते हैं उसके वेलोसिटी यानी कि वेग में परिवर्तन होगा, कुछ एक्सचेंज होगा, चेंज होगा। तो सुनी जाने वाली। अच्छा, मैं एक काम करता हूं कि जो ये है ना, मैंने अभी क्या लिखा? ध्वनि। तो ध्वनि के आगे में लगा देता हूं सुनी जाने वाली, यानी कि वो ध्वनि जिसको हम, यानी कि श्रोता, मैं सुन रहा हूं, आप सुन रहे हो, या जो कि आप श्रोता यानी कि ऑब्जर्वर हो, सुने जाने वाली ध्वनि के वेग में परिवर्तन होता है। बिल्कुल, ध्वनि के वेग में यानी कि वेलोसिटी में एक्सचेंज होगा, यानी कि परिवर्तन होगा। फलस्वरूप देखो, यदि वेग में परिवर्तन आएगा तो उसकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी में भी कुछ चेंज आएगा। बिल्कुल आएगा। अच्छा, क्यों आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज? क्योंकि आपने ये पढ़ा हुआ है कि म्यू इज इक्वल टू वी बाई लैम्डा, ठीक है। मेरी इसमें वीडियो डली है पुरानी, बहुत ही अच्छी वीडियो डली है इसमें। किस चैप्टर में? दोलन में, जिसमें आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि फलस्वरूप आवृत्ति भी परिवर्तित होगी। फलस्वरूप
आवृत्ति भी परिवर्तित होगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी में भी कुछ चेंज आएगा, परिवर्तित होगी। ठीक है, फलस्वरूप यानी कि यदि क्या, यदि वेग में किसके, ध्वनि, उस साउंड के जो हम सुन रहे हैं उसमें यदि चेंज आता है उसकी वेलोसिटी में, तो फिर फलस्वरूप यानी कि तो, यदि ऐसा तो आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। अच्छा, इसकी जो तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ, वो कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी, वो चेंज हो ही नहीं सकती, वो जहां की तहां रहेगी। ठीक है, अच्छा सोर्स, ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो तरंग दैर्ध्य है यानी कि वो कांस्टेंट रहेगी। तरंग दैर्ध्य होती है किसी वेव की लेंथ, ठीक है, वेवलेंथ। अच्छा, दूसरी तरफ दूसरी कंडीशन क्या है कि जब स्रोत गति करे यानी कि सोर्स मोशन करे, तो वो कंडीशन हम देखते हैं। तो आप ही लिख लीजिए, फिर हम मिटाते हैं इसको और फिर चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। पहली कंडीशन के बाद सेकंड कंडीशन ये है कि जब स्रोत गति करता है यानी कि जब ऑब्जर्वर मोशन करता है, तब सुनी जाने वाली ध्वनि की तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन आता है, यानी कि उसमें उस वॉइस की जो वेवलेंथ होगी, क्योंकि उसमें वेव प्रोड्यूस होगी, तो उसकी जो वेवलेंथ होगी उस वेवलेंथ में चेंज आएगा, और फलस्वरूप यानी कि यदि उस साउंड की वेवलेंथ में चेंज आएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी, यानी कि परिवर्तित होगी। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें जो वेलोसिटी ऑफ द साउंड होगी उसमें क्या थी, वेवलेंथ, उसमें वेवलेंथ कांस्टेंट थी, लेकिन इसमें क्या कांस्टेंट रहेगा, इसमें वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य कांस्टेंट नहीं रहेगी, बल्कि ध्वनि का वेग यानी कि द वेलोसिटी ऑफ द साउंड कांस्टेंट रहेगी, नियत रहेगी, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब हम करेंगे उन दो केसेस के बारे में बात। ठीक है, दो अलग अलग केसेस जो हमें लेने थे, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ छोटी छोटी चीजें बताते हैं। अच्छा, उसके लिए क्या है, अब हमें जो दो केस लेने हैं, पहला केस ये है कि जब श्रोता यानी कि ऑब्जर्वर मोशन में होगा, यानी कि वो सोर्स की, उस स्रोत की डायरेक्शन में जाएगा, और दूसरा हमें ये लेना है कि श्रोता यानी कि ऑब्जर्वर तो एक जगह लोकेट हो, लेकिन सोर्स यानी कि जो स्रोत है वो मोशन करे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ छोटी छोटी चीजें आपको बता दें। बट उससे पहले कुछ छोटी सी चीजें बता दूं। तो मान लो मैं एक ऑब्जर्वर हूं, मैं क्या हूं, श्रोता हूं, मैं एक श्रोता हूं। ठीक है, अब मेरी पेंटिंग बहुत खराब है तो उसके लिए क्षमा करिएगा। ठीक है, और ये कोई एम्बुलेंस है, मान लो ये एक ऐसा सोर्स है कि जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि क्या कर रहा है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा, अब एक मिनट, मैं थोड़ी ऑब्जर्वर दूर बना दूं, यानी कि श्रोता थोड़ी दूर बनाऊं। ठीक है, अब क्या है कि जो ये एम्बुलेंस है यानी कि जो ये सोर्स है, अच्छा ये स्रोत है, ठीक है, ये सोर्स है जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसमें से साउंड निकल रही है, और मैं श्रोता यानी कि सुनने वाला, लिसनर हूं, मैं श्रोता हूं यानी कि ऑब्जर्वर हूं मैं। अब क्या होगा कि जब ये साउंड प्रोड्यूस करेगा, तो मान लो कि यदि मैं यानी कि मैं श्रोता जो है वो इस स्रोत की यानी कि सोर्स की तरफ जाएगा, यदि ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, ज्यादा बढ़ेगी। इस केस में क्यों बढ़ेगी, क्योंकि भाई या तो एम्बुलेंस यानी कि वो सोर्स जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो मेरी तरफ आए, या फिर मैं उस सोर्स की तरफ जाऊं, वहां के देख लो, मैं उस साउंड की तरफ जाऊं, मैं उस सोर्स की तरफ जाऊं, तो क्या होगा कि इस केस में फ्रीक्वेंसी यानी कि जो आवृत्ति में सुन रहा हूं वो क्या होगी, इंक्रीज होगी यानी कि बढ़ेगी। ये तो हुआ पहला केस। और दूसरा केस क्या हुआ कि यदि मान लो मैं जो ये श्रोता है, मैं तो अपनी जगह लोकेट हूं, और जो सोर्स है, स्रोत है, वो भी अपनी जगह लोकेट है, लेकिन ये एक दूसरे से भाग रहे हैं। एक मिनट, ये एम्बुलेंस है, ठीक है, ओके। तो इस केस में हमने देखा कि या तो एम्बुलेंस भाई मेरी तरफ आया, मैं एम्बुलेंस की तरफ जाऊं, तो आवाज बढ़ेगी यानी कि साउंड ज्यादा तेज प्रोड्यूस होगी, तो उसमें क्या होगा कि जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इंक्रीज होगी। लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि जो ये एम्बुलेंस है, क्या है ये एम्बुलेंस, ये मान लो मुझसे दूर भाग रही है,
ये मुझसे दूर भाग रही है और मैं इससे दूर भाग रहा हूं। तो इस केस में, सेकंड केस में क्या होगा, इंक्रीज नहीं होगी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने की बजाय क्या होगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, यानी कि घटेगी। तो इस केस में म्यू क्या है, ये फ्रीक्वेंसी, तो ये डिक्रीज होगी यानी कि घटेगी, नहीं बढ़ेगी। ठीक है। अच्छा, अब क्या हो रहा है इसमें, जो ये श्रोता है ये जब इसके तरफ जाता है, किसके तरफ, एम्बुलेंस की तरफ यानी कि सोर्स की तरफ, तो जो ऑब्जर्वर कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ऑब्जर्वर मैं ही हूं। ठीक है। तो उसको स्लो आवाज सुनाई देगी इस केस में। ठीक है, ये तो हो गया नीचे वाला केस और ये ऊपर वाला केस। अब हम देखते हैं उन दो केसों को। तो बस कुछ नहीं, मैं पिछले केस में आपसे ये कहना चाहता था कि जब श्रोता और स्रोत एक दूसरे के ही डायरेक्शन में मोशन करें तब लैम्डा की वैल्यू यानी कि उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज होती है। जैसे कि मान लो मैं ट्रेन की तरफ भाग रहा हूँ, या मान लो मैं ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें तो बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी। लेकिन जब मैं और ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर जाऊंगा तो फिर क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी पहले की तुलना में। ठीक है, जितने नियरली होंगी उतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और जितने दूर होंगे उतनी फ्रीक्वेंसी कम होगी। अच्छा, भले ही इस केस को एनसीईआरटी ने छोटे में निपटा दिया हो, लेकिन हमें इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, स्टार्ट करें। तो सबसे पहला केस है हमारा कि जब श्रोता गतिशील हो। उन दो केसों के बारे में जो बात कर रहा था वो दो केस ये हैं। पहला केस यानी कि जब श्रोता यानी कि ऑब्जर्वर गतिशील हो, यानी कि मोशन कर रहे हो, एवं स्रोत यानी कि सोर्स स्थिर हो, लोकेट हो। तब क्या होगा, तो बस यही तो हमें पढ़ना है यार थोड़ी डिटेल में। ठीक है, पहला केस। तो स्टार्ट करें। तो आपने देखा होगा ट्रेन अपनी जगह है, या मैं उसकी तरफ भाग रहा हूँ या उसके दूर की तरफ भाग रहा हूँ, तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो मैं स्रोत की तरफ जाऊं या मैं स्रोत से दूर की तरफ जाऊं। तो दोनों ही केसेस को आज हमें देखना है। तो इसका पहला पार्ट क्या होगा, जब श्रोता, इसके भी दो पार्ट होंगे, दो पार्ट्स में ये डिवाइड है कि जब श्रोता स्रोत की ओर V0 वेग से, बिल्कुल हम इसको नाम देंगे V0 क्योंकि श्रोता है, तो V0 वेग से यानी कि उसकी वेलोसिटी V0 है, इसे गतिशील है यानी कि मोशन में है। अच्छा, पहली आवृत्ति जब कोई गति नहीं कर रहा था, यानी कि जब दोनों स्थिर थे, यानी कि जब दोनों स्थिर थे, यानी कि श्रोता और स्रोत दोनों क्या थे, स्थिर, लोकेट थे, माने कोई मोशन नहीं कर रहे थे। तब हमने जो फ्रीक्वेंसी पढ़ी वो है V बाई लैम्डा। ये उस ध्वनि का वेग है जो हम सुनने, और लैम्डा जो कि उसका तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ है, और म्यू उसका जनरल फॉर्मूला है, पढ़ चुके। तो जब श्रोता जो है वो स्रोत की ओर गतिशील है, ठीक है, तो ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। ये क्या कर रहा है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है एज अ श्रोता। ठीक है, ध्वनि क्या है इसमें, मेरी तरफ आ रही है, ध्वनि मेरी तरफ आ रही है इसमें, क्योंकि जो इस साउंड की डायरेक्शन है वो मेरी तरफ है। तो इन दिस केस हमारा जो वेग हो जाएगा किसका, ध्वनि का वेग, वेलोसिटी ऑफ द साउंड, वो कितना हो जाएगा, V प्लस V0। सीधी सी बात है ना, क्योंकि जो गति कर रहे हैं श्रोता एवं स्रोत, तो ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा। तो इस केस में जो हमारी हम आवृत्ति सुनेगी, सुनी जाने वाली आवृत्ति, सुनी जाने वाली फ्रीक्वेंसी, वो कितनी होगी, न्यू डैश। बिल्कुल सही सुना आपने, न्यू डैश होगी। मैंने बोला था आपका वेग में चेंज हो जाएगा, किसमें, वेव में चेंज हो जाएगा, लेकिन तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, जहां का तहां रहेगा। ठीक है, क्योंकि अभी हमने पिछले केस में देखा था। तो हमारी V डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V प्लस V0। अच्छा, लैम्डा की वैल्यू आप कहाँ से लाओगे, लैम्डा की वैल्यू आप लाओगे ऊपर से, तो लैम्डा इज इक्वल टू V बाई न्यू। यहाँ पर हम लिख सकते हैं V डिवाइड में न्यू। तो अब हमारी जो फाइनल फ्रीक्वेंसी निकल के आई वो कितनी आई, वो आई म्यू डैश इक्वल टू V प्लस V0
डिवाइडेड बाई v इंटू न्यू। जो नई आवृत्ति है हमारा उसका फॉर्मूला यानी कि न्यू फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला निकल के आया। अब आप बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मैं वापस आपको एक बार बता रहा हूँ। मेरा ऑब्जर्वर हमारे स्रोत की तरफ गति कर रहा है v नॉट वेग से, ठीक है। हमारा जो स्रोत था वो अपनी जगह स्थित है, लेकिन ध्वनि जो निकल रही है उसकी भी कुछ ना कुछ वेग होगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाली, तो ध्वनि का नया वेग जो कितना हो जाएगा, जो मैं सुनने वाला हूँ वो हो जाएगा v नॉट, ठीक है। तो इस केस में ध्वनि की आवृत्ति म्यू डैश इक्वल टू म्यू डैश इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, v प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाई v बटे लैम्डा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ क्या होती है, ये ध्वनि का वेग होता है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था, यदि श्रोता यानी कि ऑब्जर्वर मोशन कर रहा है तो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, न्यू फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला। अब हमें इसके बाद देखना है, जो पहला केस हमारा पूरा हो गया, अब हमें देखना है कि दूसरा केस, ए का फर्स्ट का बी वाला केस। ए वाला केस हमारा हो चुका है जब स्रोत स्थिर हो। अब हमें देखना है फर्स्ट का बी वाला केस, जो कि हम देखते हैं। दूसरा केस हमारा है जब श्रोता स्रोत से दूर की ओर गतिशील हो, दूर की ओर गतिशील हो। जब श्रोता स्रोत से दूर की ओर गतिशील हो। अब यदि ऐसा है तो मान लो ये रहा मेरा स्रोत जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रहा हो, ठीक है, और मैं हूं श्रोता, ठीक है। ये है श्रोता, क्या है श्रोता, जो कि मैं बी वेग से दूर जा रहा हूँ, दूर की तरफ भाग रहा हूँ मैं कितने बी वेग से। लेकिन ये जो सोर्स है ये कहता नहीं मैं तो तुझे भाई सुना के ही रहूंगा साउंड, ठीक है। मैं इससे दूर भाग रहा हूँ वी वेलोसिटी से, लेकिन ये जो सोर्स है जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ये अभी भी मुझको साउंड सुना रहा है। अच्छा, इसका जो तरंग दैर्ध्य है वो कितना है, तरंग दैर्ध्य इसका वेवलेंथ वो कांस्टेंट है, वो नियत है। लेकिन इस बार मैं जो ध्वनि सुनूंगा, अच्छा वो नहीं, इस बार जो ध्वनि का वेग है, इस साउंड का जो वेव है वो चेंज हो जाएगा इस बार, ठीक है। वो कितना होगा, वो कितना होगा, ध्वनि का वेग v माइनस वी जीरो, v माइनस वी जीरो। अच्छा, यदि ध्वनि समान दिशा में चलती है तो ध्वनि को यानी कि उन साउंड्स को हम माइनस करेंगे, और यदि अपोजिट डायरेक्शन में वो मोशन करती है तो फिर हम क्या करेंगे, उन साउंड्स को ऐड करेंगे। तो ठीक है, बचपन में पढ़ा था आपने, पहली चैप्टर्स में पढ़ा है। अब हमारे पास जो सुनी जाने वाली आवृत्ति होगी, सुनी जाने वाली आवृत्ति, मेरे हैंड रिटन नोट चाहिए, उसको हम वही बोल देते हैं न्यू डैश इज इक्वल टू वी डैश बटे लैम्डा, ठीक है। तो ये हो जाएगा v माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई लैम्डा का मान आपको पिछली वीडियो बताया था v बाई न्यू, ठीक है, v बाई न्यू। और तो ये जो हमारी निकल के आई ये आई v माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई v इंटू लैम्डा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, ठीक है, मेरा जो अंश जो है हर से छोटा है, ठीक है, अंश जो है हर से छोटा है, तो मतलब इस बार जो मैं ध्वनि सुनूंगा उनकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है। पता है आपको, इस बार जो अतः यानी कि हम लिखेंगे अतः सुनी जाने वाली ध्वनि की आवृत्ति पहले से कम होगी, ठीक है। कम होगी। मैं एक बार ये देख लूँ आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि कैमरेमैन में बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। तो इसको आप नोट डाल सकते हैं। पहले वाले केस में जो हम ध्वनि सुन रहे थे फ्रेंड्स, वो ज़्यादा थी, ठीक है, एडजस्ट नहीं हो पा रहा है अभी, तो हम इसको लिख देते हैं कहीं ऊपर। तो सबसे पहले मैंने इसको सही किया और फिर आया
अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे केस पर, जिसका नाम है जब स्रोत गतिशील एवं श्रोता स्थिर हो। जब स्रोत यानी कि जो सोर्स है वो मोशन कर रहा हो, और ऑब्जर्वर है यानी कि जो साउंड सुन रहा है, लिसनर जो है, वो लोकेट हो एक जगह। तो इसके भी दो पार्ट होंगे, इसके भी दो केसेस होंगे इसके अंदर डिवाइडेड, ये दो केस होंगे। पहला केस क्या है, जब स्रोत श्रोता की ओर गतिशील हो। जब स्रोत श्रोता की ओर यानी कि जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर की डायरेक्शन में मोशन कर रहा हो। तो जैसा मैंने आपको बोला था, इस केस में वेलोसिटी चेंज नहीं होती, इस केस में जो चेंज होता है वो है आपका तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ चेंज होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो फिर तो हम क्या बनाएंगे, एक अच्छा सा डायग्राम, समझिएगा आप इसको। ये रहा मेरा स्रोत, सोर्स, और स्रोत के वे को हम बोलेंगे v डैश। और माना यदि ये 0 है और ये मेरा ऑब्जर्वर है, मैंने जिस तरंग दैर्ध्य को सुना वो नॉर्मल होनी चाहिए। ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, माना v0। जो मेरी ध्वनि है यदि वो v वेग से गतिशील है तो t समय बाद वो वहां तक पहुंच जाएगी। तो इसके मतलब कि जो ये दूरी तय करेगा, तो ये क्या होता है, दूरी बराबर 4 गुना समय। तो इस केस में, एक मिनट फ्रेंड्स, तो जो दूरी निकालेंगे इस केस में वो कितनी हो जाएगी, v इंटू टी, जिसकी डिस्टेंस है, माना t समय लग रहा है उसको वहां तक पहुंचने तक। ठीक है, ये ठीक है, ठीक है ना। माना कि स्रोत का कुछ ना कुछ वेग है, इस सोर्स की कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो कुछ टाइम बाद यहां बना लेते हैं, तो जो मेरा ये स्रोत है ये थोड़ा आगे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहां बना लिया यही डायग्राम क्योंकि वहां जगह नहीं था। यानी कि मतलब आप स्रोत थोड़ा आगे की तरफ आ जाएगा, लेकिन इसमें पहले 1, 2 और 2.5 वेव बन रही है, तो अभी भी इसको उतनी ही तरंग बनानी है जिसकी इस केस में बनाई थी। 1 आयाम में चेंज नहीं करूंगा, 1, 2, 2.5। ठीक है, अच्छा आपको क्या लग रहा कि तरंग दैर्ध्य में चेंज नहीं आ रहा, तो तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ ऑब्वियसली कम हो गया ना। ठीक है, यानी कि अब इस तरंग को, इस वेव को, जहां पहले vt दूरी तय करनी पड़ रही थी, अब क्योंकि t समय में इसकी जितनी दूरी तय कर ली, तो इसने कितनी कर ली, v डैश इंटू टी। इसने कितनी दूरी तय कर ली है, इस 2.5 इंच की वेव ने, v डैश इंटू टी। ठीक है, इसका मतलब इस बार ध्वनि को vt माइनस v डैश की दूरी तय करनी है। ठीक है, लेकिन मेरा स्रोत थोड़ी आगे बढ़ चुका है, तो इस बार वो v डैश दूरी तय करेगा। मान लो मैं 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूँ, तो 2 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी तय करूंगा। ठीक है, वही है दूरी बराबर 4 बटे समय द्वारा कॉन्सेप्ट लगाया है हमने। ठीक है, यानी कि यदि मैं यहाँ पर तरंग दैर्ध्य निकालूं तो इस बार क्या हो जाएगा, आप समझ लीजिए v इंटू टी हो जाएगा। यदि कैपिटल टी के हिसाब से चलोगे तो कैपिटल टी के हिसाब से। ठीक है, ये टी अच्छा है ना। और यहाँ पर अगर मैं तरंग दैर्ध्य निकालूं तो वो आ जाएगी वेवलेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू वी टी माइनस वी एस टी। यहाँ से आप यदि चाहो तो v कॉमन ले सकते हो, तो क्या आ जाएगा, t माइनस एस टी। ठीक है, और वहाँ से चाहो तो आप टाइम भी कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू लैम्डा बाई v। तो लैम्डा डैश का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, v माइनस वी एस लैम्डा अपॉन v।
ये आपकी उस वेलोसिटी का मान है जो कि सोर्स ने श्रोता के डायरेक्शन में जाते वक्त क्या की थी, वेलोसिटी कवर की थी। ठीक है, तो हमने दोनों ही केस के बारे में आज देखा डॉपलर इफेक्ट्स में। अगली वीडियो में मिलते हैं डॉपलर इफेक्ट्स को और डिटेल के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर माय वीडियो।